हेलो एवरीवन, कैसे हो मित्रों। मेरी समझ से सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक बार फिर प्रियम सर आपके सामने आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं एनपीसी गुरुकुल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के अगले लेक्चर के बारे में, जिसमें मैं आज बात करूंगा आपसे मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर मुगल साम्राज्य की मैं आपकी बात करता हूं तो इसकी नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे, इसकी जो नींव रखी, जो इसके संस्थापक थे, वो थे आपके बाबर। अब अगर मैं बाबर को लेकर बात करूं आपसे कि बाबर भाई क्या कर रहे थे, बाबर कहां से आए, कैसे आए, तो भाई आपको ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। क्योंकि अगर मैं मुगल साम्राज्य की आपसे बात करूं तो ये साम्राज्य छोटा नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद जिसने हुकूमत करी है भारत पर, वो आपका मुगल साम्राज्य ही है। 1526 से शुरुआत करी है इसने, 1526 से शुरुआत करी है इसने। अब 1526 से जब आपके बाबर साहब ने शुरुआत करी, बोले ठीक है भाई अब हम भारत आ गए हैं, अब यहां से मुगलों का राज होगा। किसका राज होगा भैया? मुगलों का राज होगा। यहां से आपका मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है, जिसके बारे में अब हमें इस पूरी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और ये मैं आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो दूंगा 2 से 3 क्लासेस के अंदर, जहां पर हम लोग हर एक मुगल की बात करेंगे, जहां से बाबर से लेकर हम लोग औरंगजेब तक जाएंगे, जहां पे बहादुर शाह जफर तक जाएंगे, जहां की कहानी हम लोग अंत करेंगे 1857 पर ले जाकर। ठीक है, 1526 से लेकर 1857 पर ले जाकर मैं आपके मुगल वंश के साम्राज्य को खत्म करूंगा। और 1857 की जो क्रांति थी, वो क्रांति मैं आपको एक क्लास में पूरी तरीके से दूंगा, जहां पर वही हमारे अंग्रेजों की शुरुआत हुई है। तो आप सभी लोग जानते होंगे 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब ये लोग लड़े थे, वो इनका आखिरी युद्ध था। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही भारत पर हुकूमत हो गया था। कब तक? आपको पता है, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली। और आज़ादी हमको कब मिला है भाई? सभी को पता है कब मिला है, 1947। तो 1857 से लेकर 1947 तक की कहानी ये पूरी बयां करेंगे हम लोग अपनी। उससे पहले हम लोग अपनी मिडिवल हिस्ट्री खत्म करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका किस पे होने वाला है? मुगल वंश पर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुगल वंश की बाबर से। किससे शुरुआत करते हैं? बाबर। तो चलिए बाबर की कहानी मैं आपको लेकर चलता हूं। तो बाबर की कहानी है क्या? अगर मैं आपके बात करूं बाबर का जन्म कहां हुआ है, तो भैया मैं आपको बता दूं एक जगह का नाम पड़ता है फरगाना। ठीक है, ये एक जगह का नाम पड़ता है फरगाना। इस जगह पर बाबर जो थे, बाबर राज गद्दी पर बैठे थे और यहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। और जो गद्दी पर ये बैठे थे 1494 में। 1494 में फरगाना नाम की गद्दी पर जगह था, एक छोटा सा शासन था, जहां पर बाबर आपकी राजगद्दी पर बैठे थे और वहां से उन्होंने अपनी हुकूमत चालू करी थी। अब अगर मैं आपको ये बता दूं तो भैया ये आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड की बात है। अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं तो मैं आपको लोग देख लीजिए आप 1483 किसमें? 1483 में, एक मिनट जरा कलर चेंज कर लेता हूं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। 1483 को फरगाना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। जो बाबर के जन्म की बात हो रही है वो कहां हुई थी? वो आपकी फरगाना में। कहां? उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। तो बाबर का जो जन्म है वो जन्म कहां पर हुआ था? फरगाना में ही जन्म हुआ था। फरगाना में ही इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो जन्म था, वहां की ही राजगद्दी जो थी वो बाबर को दी गई थी। बाबर ने वहीं पर अपनी हुकूमत चालू करी थी। ठीक है, अब 1494 में बाबर वहां पर अपनी हुकूमत कर रहे थे। इधर भारत के अंदर इब्राहिम लोदी का राज्य चलता था। इब्राहिम लोदी जो थे, लोदी वंश के जो थे, वो यहां पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अब उनके एक अंकल, किसके? इब्राहिम लोदी के एक अंकल आपके हैं, जो इनकी इस चीजों से बहुत ज्यादा नाखुश थे। क्या थे? इनकी इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश थे। नाम क्या था? आलम खान। क्या नाम था? आलम खान नाम था। और दूसरे थे आपके दौलत खान। दौलत खान कौन थे? तो ये पंजाब के गवर्नर थे। ये कौन थे? आपके पंजाब के गवर्नर थे। मैं लिख देता हूं यहां पर दोनों के नाम। ठीक है, सबसे पहला नाम हमारा क्या था? दौलत खान। पहला क्या था? दौलत खान। ये आपके पंजाब के गवर्नर हैं। ठीक है, पंजाब के ये आपके गवर्नर थे।
ठीक है। दूसरा आपका आलम खान, दूसरे कौन थे आपके? आलम खान थे। आलम खान आपके कौन थे? ये आपके इब्राहिम लोदी के अंकल थे। इब्राहिम लोदी के कौन थे? अंकल। ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ये सोचा, बोले भाई ऐसा है, देखो हमको समझ में नहीं आ रहा ये इब्राहिम क्या कर रहा है, हम इससे असंतुष्ट हैं बहुत ज़्यादा, हमें समझ में नहीं आता ये अपना कैसा शासन चला रहा है। तो इन्होंने सोचा इससे निजात पाने के लिए इन्होंने क्या किया? बाबर को न्योता दिया। ठीक है। किसने दिया? बाबर को न्योता दिया। किसने दिया? लोदी के अंकल ने। ये लोग जाते हैं और जाकर बाबर को न्योता देते हैं, क्योंकि ये बाबर से परिचित था। अब बाबर से परिचित क्यों था वो बात मैं आपको बता दूं। बाबर 1526 में भारत नहीं आया है। ठीक है। बाबर 1526 में पहली बार भारत नहीं आया है। बाबर इससे पहले भी भारत आ चुका है। और कब आ चुका है? 1519 में आ चुका है। वो भारत एक बार घूम के जा चुका है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोग इस बारे में नहीं बताते हैं। बाबर 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में नहीं आया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, वो पहले भी आकर भारत को घूम चुका है। तो जान पहचान वहां पर बाबर से हो गई थी। तो इन्होंने बाबर को न्योता दिया कि भाई तुम आ जाओ, और आने के बाद ये लोदी जो है भैया इसको थोड़ा थोड़ा हर साइड में कट जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। पर उन्हें क्या पता था, जब बाबर 1526 में पहली बार भारत आता है और युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हमारे सामने आता है, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच के युद्ध के आता है। अब ये जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 के अंदर, वहां से जब वो इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, तो इब्राहिम लोदी जब हार जाता है तो बाबर क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं भाई हमें तो भारत बहुत पसंद आया, अब हम लौटकर नहीं जाएंगे, अब हम हुकूमत करेंगे कहां? भारत पर। और वहां से शुरुआत होती है आपके मुगल साम्राज्य की भारत के अंदर, जो कि कहानी आपकी 1526 से लेकर 1857 तक की है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर के साथ इस मुगल साम्राज्य की कहानी को लेकर। तो पहली ही क्लास में हम लोग बात करेंगे हम बाबर की और बाबर के बेटे हुमायूं की। ठीक है। तो ये रहा आपका पहला आपका स्लाइड। बाबर का पूरा नाम जो था, वो बाबर का पूरा नाम भैया यहां से नोट कर लीजिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का जो पूरा नाम आपका होने वाला है वो क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म कहां हुआ था? फारगना में हुआ था। यह बात मैंने आपको बताया 1883 में, और 1483 में, 1494 में यह व्यक्ति पहली बार अपने राजगद्दी पर बैठा था, जहां पर उसने फरगना पर शासन करना आरंभ कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। भैया तिथि पूरी तरीके से ध्यान रख लीजिए, कब हुआ था? 21 अप्रैल की बात है 1526 में। ये पानीपत के पहले आपके प्रथम युद्ध की ये तिथि है, जिसमें आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध है वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। किससे? बाबर से। और वहां से शुरुआत होती है आपकी किसकी? आपके मुगल वंश की। कहां से शुरुआत होती है? आपकी मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है भारत के अंदर। तो इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया, फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। क्योंकि दिल्ली उसको, भैया देखो दिल्ली तो सबको लुभाती है, आज भी लुभाती आई है और पहले भी लुभाती आई है लोगों के लिए। तो भैया बाबर ने जाने से कर दिया था मना। अब जब बाबर ने जाने से मना कर दिया, तो भाई अब जो वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? आलम खान सोच रहे थे भैया, दौलत खान सोच रहे थे कि इसके बाद जब ये चला जाएगा तो हुकूमत हम कर लेंगे। पर भैया नहीं, बाबर आकर बैठ गया और बाबर ने अपना शासन करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं 1526, 1527, 1528, 1529 ये सारी तिथियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबर ने प्रतिवर्ष यहां पर कोई ना कोई युद्ध लड़ा है और यह युद्ध आपसे पूछा जाता है। आप इस बात से बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब मैं आपका रिवीजन शीट लगाऊंगा और मैं जब आपको डाटाबेस जब आपको क्लास दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ मैं इन चीजों पर बात करूंगा, किसका युद्ध किसके मध्य हुआ, कब हुआ, किस तिथि को हुआ, ये सारी चीजों की मैं आपसे बात करूंगा। तो जरा थोड़ा सा संयम बनाए रखिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप यहां पर बने रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां पर पूरा कंटेंट मिलेगा, हर एक चीज की जानकारी यहां पर दी जाएगी, जिसके लिए संयम बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं।
बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। क्या था? उसका विशाल तोपखाना, मतलब कैनन, जिसको इंग्लिश में कैनन कहा जाता है। तोपखाना, जो विशाल तोपखाना था, ये इसका क्या था? क्योंकि इनके पास आर्टिलरी वाली टेक्निक थी। कैसी टेक्निक थी? बोले भाई आगे से सैन्य जो आपके हाथों में भाला वाला लेकर आते हैं, तीर कमान वाले आते हैं, बोले वो लोग रहो, और साथ ही साथ में पीछे से तोपखाना बिछा रख लेते थे। ये क्या करते थे? ये जो अपने दुश्मनों को चारों तरफ से घेरने की प्रक्रिया बनाते थे। ठीक है, अब क्या करता था? सामने से भाई लड़ाई हो रही है, राजा आता था, युद्ध के लिए लड़ जाता था। ये क्या करते थे? पीछे से उसको घेरते चले जाते थे गोल घेरे में। अब जब पूरी तरीके से ही क्या करते थे? दुश्मनों को अपने ये गोल घेरे में घेर लेते थे। अब जब हर तरफ से आपके मुगल बसे हुए हैं और बीच में आपका दुश्मन घिर गया, तो दुश्मन क्या करेगा? सरेंडर करेगा। भाई वो पराजित होना है उसका, वो निश्चित है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुमायूं के साथ भी हुआ था, जिसकी कहानी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए, इसका तोपखाना संभालने का जो नेतृत्व था वो उसके उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। मतलब जो तोपखाना था उसका जो नेतृत्व था, ठीक है, जो उसको देख रहा था, वो कौन था? वो आपका उस्ताद अली कुली नामक एक व्यक्ति था जो इसका नेतृत्व कर रहा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। क्या की भैया? जिहाद की घोषणा की। तो मैं आपको बता दूं, खानवा का युद्ध भैया कब हुआ था? 1527 में हुआ था। क्या हुआ था? 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रख लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भैया ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। इस युद्ध में राणा सांगा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है, इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी आपकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। तो भैया ध्यान रखना, गाजी की उपाधि धारण करने वाला आपका प्रथम मुगल कौन है? तो प्रथम मुगल कौन था? बाबर था। और यह कब था? जब इसने खानवा के युद्ध में जब इसने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद इसको किसकी उपाधि भैया धारण की थी? इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सब महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं भैया, ये सारी चीजें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं, ताकि आपका फटाफट से एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए। अगला, घाघरा का युद्ध भैया, चलो देख लो। घाघरा का युद्ध मई 1529 में बाबर और महमूद लोधी के मध्य हुआ था। किसमें हुआ था? महमूद लोधी के मध्य हुआ था। बाबर और महमूद लोधी किसका? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। आपकी अगली महत्वपूर्ण तिथि आ गई है, इसको भैया नोट कर लीजिए। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? आपके बाबर और इब्राहिम लोदी। उसके बाद आपका 1527 में क्या हुआ? 1527 में आपके खानवा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। अगला आ गया आपका 1529 में किसका युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। इसमें कौन कौन हुआ? भाई बाबर के बीच में हुआ और महमूद लोधी के बीच में हुआ। ठीक है, इस युद्ध में बाबर विजयी हुए। फिर से बाबर जीत गए भैया इस युद्ध के अंदर। ठीक है, 1529 के युद्ध में भी बाबर जीते। ठीक, बाबर ने अपनी आत्मकथा को 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, विजयनगर और मेवाड़ का। भैया महत्वपूर्ण चीज है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबर ने लिखी है, जिसके अंदर उसने 2 हिंदू साम्राज्यों की, 2 हिंदू राज्यों की उल्लेखन किया है। किस किस का किया है? एक तो विजयनगर की किया है और दूसरा किसका किया है? मेवाड़ का किया है। विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख करने वाला कौन सा आपका मुगल सम्राट है? तो वो कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुझक ए बाबरी नामक ग्रंथ में लिखा है। किसमें लिखा है? तुझक ए बाबरी। ये एक भैया क्या है? अपनी जीवन संबंधी एक इसकी उल्लेखीय एक कहानी है, एक किताब है, जिस ग्रंथ के अंदर उसने क्या किया है? अपने जीवन के सारे संबंधी घटनाओं को और विवेचनाओं को उसने उसमें विस्तार पूर्वक लिखा है, जिसका नाम क्या था? तुझक ए बाबरी। नाम ध्यान रखना पड़ेगा, तुझक ए बाबरी। बाबरी नाम से ही समझ जाओगे आप कि बाबर के द्वारा लिखी गई है, मतलब बाबर के ऊपर पुस्तक है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है, नाम लिख लीजिए भाई इसका। बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था।
भैया विवादित है, बहुत विवाद हुआ है इस पे, इसको कौन भूल सकता है भाई। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था, जो कि सेना नायक था किसका? बाबर का। किसका था भैया? बाबर का था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद है, उस बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था, जो कि बाबर के क्या थे? सेना नायक थे। ठीक है, अगली बात आ जाती है भैया, यहां से देखो हुमायूं। अगली बात आ जाती है यहां से हुमायूं। अब मैं आपको बता दूं, तो बाबर की जो मृत्यु यहां पे हुई है, जो बाबर की यहां पे मृत्यु हुई है, तो बाबर की अगर मैं मृत्यु की बात करता हूं तो 1530 बाबर का जो शासनकाल रहा है, बाबर का जो शासनकाल आपका रहा है, वो शासनकाल आपका 1526 से लेकर 1530 का रहा है भारत के अंदर। किसके अंदर? भारत के अंदर। भैया मैं बता दूं आपके लिए, कहीं आप कहो भैया आपने तो बताया था 83 में उसका जन्म हुआ था, अब आप कह रहे हो कि 1526 से था। तो शासनकाल बता रहा हूं कब? भारत के अंदर 1526 से लेकर 1530। मृत्यु के उपरांत इनके सबसे ज्यादा ज्येष्ठ पुत्र, जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे हुमायूं, उनको राजगद्दी दी गई थी। कब दी गई थी? 1530 में। तो भैया मैं यहां पे लिख देता हूं 1530 से लेकर, यहां पर मैं कहानी बता देता हूं 1540 तक की। अब आप कहोगे ये 10 साल ही शासन किया था क्या इनने? अकबर का तो जो जिक्र है वो युद्ध के साथ 1556 में आता है, तो यहां पर आपने ये हुमायूं का ये नाम यहाँ के 1540 में लिख दिया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 1540 का यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, उस जिक्र के बाद कुछ समय का यहाँ पर गैप हुआ है, और वो गैप हुआ है शेरशाह सूरी की वजह से। किसकी वजह से? शेरशाह सूरी की वजह से हुआ है। उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक, 1555 से लेकर 1556 तक, जी हाँ, ये साल आपके हुमायूं ने फिर से शासन किया। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के उपरांत इनके बेटे अकबर, उन्होंने आकर मुगल साम्राज्य की गद्दी को उठाया था। ठीक है, मतलब उस पर जाकर वो बैठे थे, उसका कार्यकाल जो था, उसका भार जो था, उन्होंने उठाया था। तो 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, ये दोनों तिथियां जो आपकी हैं वो हुमायूं को लेकर हैं। ये तिथियां आपको भैया याद रखनी पड़ेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं यहां से। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसके बीच में जो 15 साल गए, वो 15 साल कहां हैं? वो 15 साल कहां हैं? तो मैं आपको भी बताता हूं, जब शेरशाह सूरी की यहां पे शुरुआत हुई थी, शेरशाह सूरी ने जब यहां पर इनको हराया था, अब भैया हराया दिया, बोले ठीक है, अब ये पराजित हो गए, तो पराजित में ये अपने प्राण को मतलब अपने प्राण बचाने के लिए ये भाग गए थे। तो भागने के बाद इन्हें दोबारा से अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध करने में इनको 15 वर्ष का समय लगा था। और जब ये दोबारा से पूरी ताकत के साथ जब वापस आए थे, तो 1555 से लेकर 1556 तक इन्होंने फिर शासन किया, और अपनी मृत्यु के उपरांत अकबर को राज सिंहासन पर बैठना पड़ा था। ठीक है, तो हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो आपका बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है, क्योंकि हुमायूं ने ये जो 15 साल जो गुजारे हैं, वो एक तरीके से फकीर की जिंदगी गुजारी है। तो अब शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये व्यक्ति कौन था? तो मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति ने आपके बाबर के साथ काम किया है। ये मुगल ही साम्राज्य के अंदर एक सहायक था, जिसने बाबर के साथ युद्धों में जाकर भागीदारी निभाई है। ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी जब मुगल साम्राज्य में थे, तभी से उसने सिंहासन पर बैठने का स्वप्न देख लिया था। वो वहीं से सोचता था कि एक दिन इस राज सिंहासन पे तो मैं भी हुकूमत करूंगा और मुझे भी बैठना है। और आखिर वो मौका मिला था उसको 1540 में जाकर। जब 1540 में जाकर आपके शेरशाह ने आपके हुमायूं को युद्ध में पराजित किया था, और उसके प्राण लेने ही वाला था, लेकिन हुमायूं अपने प्राण को बचाकर भाग गए थे किसी भी बस। और जैसे भी वो मतलब करके वो भागे वहां से, अपने युद्ध से उन्होंने अपने प्राण बचाए। शेरशाह ने उसके बाद राज सिंहासन पर हुकूमत जमाना शुरू कर दी थी। तो 1540 में आपके युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह का शासनकाल है, जिसका छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन हम लोग बात मुगल शासन की कर रहे हैं, तो भैया हम देखो उसी की बात करेंगे। शेरशाह का एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ये जो टाइम लैग यहाँ पर आया है 15 साल का, वो 15 साल शेरशाह की वजह से ही आया है। ठीक है, तो वो हम उस पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हुमायूं और बाबर का क्या यहाँ पर ताल्लुक है। ठीक है, चलिए, तो हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसकी मां महम बेगम
संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है भैया, किसकी माँ, मतलब यहाँ पर बात हो रही है आपके हुमायूं को लेकर। तो हुमायूं जो था भैया आपके अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। पहला देवरा, दूसरा चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। ठीक है, ये 4 युद्ध हैं जो आपके हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे, देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में शेरशाह सूरी ने आपके हुमायूं को हराया था, और वो कौन सा है, वो है आपका बेलग्राम। कौन सा है भैया, आपका बेलग्राम। बेलग्राम का युद्ध, इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने आपके हुमायूं को 1540 में पराजित किया था, जिसमें अपने प्राण बचाकर हुमायूं भाग गए थे। ये युद्ध भी इसके अंदर जोड़ लीजिए, जिसका नाम शेरशाह और हुमायूं के साथ जोड़ा जाएगा। सन 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक विस्टी ने हुमायूं की जान बचाई थी। अब मैं आपको बता दूं भैया, देखो यहाँ पे एक जानकारी आपको और मिल गई है। यहाँ पे देखिए भैया क्या है, ये जो यहाँ पर 1539 है, ये जो लड़ाई है वो प्रमुख लड़ाई जो है वो आपको 1538 के साथ देखने को मिलेगी। 1538 के अंत के साथ ही शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो था वो युद्ध आपका शुरू हो गया था। और 1540 का जो मुख्य है यहाँ पर देखो, चौसा के जो युद्ध की बात होती है वो चौसा का युद्ध आपका 1539 का है। 1540 में एक जगह है आपका बेलग्राम का युद्ध, जो इस नाम से आपको देखने को मिलेगा, बेलग्राम का युद्ध के नाम से आपको देखने को मिलेगा। चौसा का युद्ध है वो उसकी तिथि इसके साथ ही जाएगी, लेकिन जो बेलग्राम का युद्ध है वो 1540 के साथ उसकी तिथि जाएगी। उस तिथि के अंदर ही आपको ये बात पूर्णतः तरीके से विस्तार पूर्वक मिलेगी कि यहीं पर आपके जो हुमायूं थे वो भाग गए थे, और उनको जब वो भागे थे तो उनकी एक जान जो थी वो एक आपके नौका चलाने वाले ने बचाई थी। और वो जो थे वो कौन थे, वो आपके विस्टी ने हुमायूं की जान बचाई। ये बात जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसी के साथ ताल्लुकात रखता है आपका इस युद्ध में आपके। ठीक है, इस युद्ध में आपके ये जो युद्ध था जिसमें पराजित हुए थे, उस युद्ध में आपके निजाम नामक मिस्ट्री ने हुमायूं की जान बचाई थी। वो यही वाली बात यहां पर है, जब उनकी जान बचने के बाद वो भाग गए थे। उन्होंने अपने सारे भाइयों से मदद मांगी, किसी ने उनकी मदद नहीं की थी, इवन उनके साथ छल और ज्यादा किया था। तो 15 साल उनको लगे थे पूरी तरीके से अपनी पावर को वापस लाने में, ताकि वो इस बड़े से साम्राज्य के सामने दोबारा से हुकूमत करने के लिए लड़ाई लड़ सके। और लड़ाई करने के दौरान 1555 में वो फिर से मुगल साम्राज्य के आपके शासक बने थे। अगला, मई 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और बेबस होकर एक निर्वस्ती की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था वो जिक्र देखिए यहां पर आ गया 1540। तो भैया देखो, युद्ध 1538 से ही आरंभ हुआ था। 1539 में जाकर आपका सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो आपके चौसा के युद्ध का जिक्र हुआ था, जो शेरशाह हुमायूं के बीच में था। उसके बाद में आपके फिर से 1540 में कन्नौज या फिर आपके बेलग्राम, ये बेल नहीं है, ये बेलग्राम है, आपके बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं परास्त हुए थे। और इसके बाद भैया उन्हें भागना पड़ गया, और ऐसे भागे कि भैया 15 साल के बाद लौटकर वापस आ सके। ठीक है, 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, 1555 में जब वो आए और युद्ध हुआ किसका, सरहिंद का। भैया 4 युद्ध की बात हुई थी पीछे, उसमें से जो आपका ये युद्ध आ गया सरहिंद का, जो चौथा आखिरी युद्ध आ गया इनका, कब, 1555 में। इस युद्ध में जब उनको विजय मिला था, उस विजय के साथ, उस विक्ट्री के साथ आपके हुमायूं ने पुनः अपना खोया हुआ राज सिंहासन वापस पाया। और वापस पाने के बाद 1555 से 1556 खाली 1 साल ही ये शासन कर पाए। उसके बाद अपनी मृत्यु के उपरांत इनके बेटे अकबर, उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजगद्दी को संभाला था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। कहा जाए तो भैया शेरशाह सूरी नाम का जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने हर एक चीज में सुधार किया था। और आपको अगर मैं बताता हूं तो जीटी रोड की जो बात आती है
ठीक है, वो भी सबसे पहली बार किसने, शेरशाह सूरी ने ही डलवाया था, क्योंकि पहले जो पत्ते या तार हुआ करते तो उनको जाने बड़ा समय लगता था, तो उसमें उसने तेज ट्रैवलिंग के लिए एक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो शेरशाह सूरी के जो सुधार हैं वो हर तरह तरीके से हैं, आपके प्रशासनिक, आपके राजस्व, आपके सैनिक और आपके मुद्रा प्रणाली में सुधार, सभी तरीके के सुधार जो थे वो आपके शेरशाह सूरी के द्वारा कराए गए थे। ठीक है, चलिए आगे। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कराया था। कहां कराया था भैया? दिल्ली में उन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। तो हुमायूं का जो आपका मकबरा है वो कहां पर है? वो आपका दिल्ली में है। वहीं बाबर की बात करते हैं तो भैया वो काबुल में है। ठीक है जी, इनका कहां है? इनका दिल्ली में है। श्वेत संगमरमर से, श्वेत मतलब व्हाइट, आपका संगमरमर एक मार्बल का है, बहुत बढ़िया आपका वैरायटी का आपका मार्बल होता है ये। आपका श्वेत संगमरमर से बना ये भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। बहुत भैया महत्वपूर्ण बात आ गई, बहुत जरूरी बात आ गई भैया, पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल से बना हुआ, श्वेत संगमरमर के पत्थर से बना हुआ ये आपका भारत का प्रथम गुम्मद। ठीक है, गुम्मद मतलब डोम, डोम वाला स्ट्रक्चर मतलब डोम, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे डोम, ये डोम वाला एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा डोम वाला एक ये स्ट्रक्चर है, जिसका आपका भारत का सबसे पहला प्रथम आपका जो मकबरा है वो आपका क्या है? वो यही है। ठीक है, ठीक। कालिंजार का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। ठीक है, कालिंजार का जो अभियान था वो शेरशाह का आपका क्या था? अंतिम अभियान था, क्योंकि उसके बाद तो शेरशाह की कहानी ही खत्म हो गई थी। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कहां बना हुआ है? तो भैया देख लो, एक तालाब है, तालाब के बीच में एक चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। कहां है वो मकबरा? वो मकबरा बिहार में है। कहां पर है? रोहतास जिले में है। बिहार के कौन से जिले में है? तो रोहतास जिले में आपके शेरशाह का मकबरा है। ठीक है जी, चलिए किला ए कुहाना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो शेरशाह का जो निर्माण कार्य है उस निर्माण कार्य में भैया ये दो नाम और जोड़ लीजिए, एक आपका किला ए कुहाना मस्जिद और दूसरा शेर मंडल। तो शेर मंडल शेरशाह, ठीक है, तो ये आपके किससे संबंधित है? शेरशाह से हैं, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो जैसे उन्होंने बताया था कि भाई इसने अपने काफी सारी प्रणालियों के अंदर क्या किया था भैया? चेंजेस किया था। किसने? शेरशाह ने। तो शेरशाह ने हर तरीके की प्रणाली को भैया देखो स्वीकारा, उसमें जो भी कुछ चेंजेस हो सकते थे उन सारे चेंजेस को किया था। उसके साथ ही साथ भैया देखो किसानों की मदद के लिए उन्होंने दो तरीके के आपके यहाँ पर व्यवस्था भी करवाई थी। दूसरी एक तो पट्टा थी और दूसरी आपके यहाँ पे काबूलियत की थी। ठीक है, तो ये जो आज की जो क्लास मैंने आपके लिए दी वो आपके मुगल सम्राटों के ऊपर थी, मुगल साम्राज्य के ऊपर थी, जिसमें हमने दो नाम को उठाया था, पहला बाबर और दूसरा हुमायूं। इसी तरीके से हम अकबर, आपके शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, इन सभी लोगों पर बात करेंगे, और जिनके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब निकाल कर मैं बाहर लेकर आऊँगा, और उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिस सेट फटाफट सीरीज में मैं आपको लगवाऊंगा। इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिए। आई होप सो आप वीडियो को अपना प्यार दे रहे होंगे, इसको लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि सारे टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं। जल्दी ही बाकी सारी क्लासेस भी आपके साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।